नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़। जैसे आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम पूरे उत्तराखंड जीके को एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इस सीरीज़ में अजय सिंह रावत जी की पूरी किताब को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर किया। फिर हमने बलोदी जी की पुस्तक को यहाँ पे कवर किया और अब भगवान सिंह धामी जी की पुस्तक हम कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। ये हमारी इस सीरीज़ की 49वीं क्लास हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई थी? सिंपल सा सवाल है कि जो मालपा भूस्खलन हुआ था ये कब हुआ था, डेट सहित आपसे पूछा जाता है। मालपा भूस्खलन 17-18 अगस्त 1998 को हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, कहां पर हुआ, एक क्वेश्चन ये भी बनता है। जो मालपा भूस्खलन था ये आपके पिथौरागढ़ में हुआ था। ठीक है, इसमें कई सारे लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी प्रतिमा बेदी, इनकी मृत्यु भी यहीं पर होती है। क्वेश्चन आता है, इनमें से किस आपदा में एक प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी की मृत्यु हुई? तो वो भी मालपा भूस्खलन। ठीक है, अगला, 1998 में उत्तराखंड के मालपा में हुए भूस्खलन से बचाव के लिए सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? जब ऐसी आपदाएं आती हैं तो सेना के द्वारा वहां पे राहत बचाव कार्य किया जाता है और इस दौरान आमतौर पे एक ऑपरेशन चलाया जाता है। जैसे जब केदारनाथ आपदा आती है 2013 में तो ऑपरेशन सूर्यहोप चलाया गया था। ऐसे ही 1998 में जब मालपा में भूस्खलन हुआ उस वक्त ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, विरही गंगा में पहाड़ों के टूटने से गौना झील का निर्माण कब हुआ? इसे गौना झील या गौना झील भी लिखा गया है। इसको निर्माण को लेकर के, इसके टूटने को लेकर के अलग अलग किताबों में अलग अलग साक्ष्य या अलग अलग वर्ष आपको दिए गए हैं। जो ज़्यादा माने जाते हैं हम पहले उनको देखेंगे और उनके अलावा किताबों में और क्या दिया है उनको भी कवर कर जाएंगे, ताकि अगर दोनों में से कोई भी आए आप टिक कर सके। बेसिकली विरही गंगा में बाढ़ आती है। विरही गंगा में बाढ़ आने से एक कृत्रिम झील का निर्माण होता है जिसे गौना ताल या गौना झील कहते हैं। ये आपके 1895 के आसपास बनी थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, कुछ स्रोतों में इसके निर्माण का जो वर्ष है वो 1893 भी दिया गया है। इसको भी याद रखना है कि अगर 95 ना हो विकल्पों में तो आप 93 को टिक करेंगे। यह जो झील थी यह एक कृत्रिम झील थी। कुछ समय के बाद यह झील टूट जाती है। झील के टूटने से दोबारा से बाढ़ आती है। गौना ताल टूटने से बाढ़ आई और ये किस वर्ष हुआ? ये होता है 1970 में। कुछ जगहों पर दिया है कि 1893 में झील बनी थी और अगले ही वर्ष 1894 में यह ताल टूट गया था। जैसे भगवान सिंह धामी जी की पुस्तक में ये वर्ष आपको दिए गए कि 93 में बनी, 94 में टूट गई। पहला रेफरेंस आपको ये रखना है कि 95 में ये निर्माण हुई और 70 में आकर के ये स्वयं से टूट गई थी। ठीक है, अगला, निम्न में से किस वर्ष ब्यूंगागाड़ बड़ासू भूस्खलन हुआ था? यह जो भूस्खलन होता है ये रुद्रप्रयाग में हुआ था। 2001 में यह घटना घटी थी। उत्तराखंड में हुए जो इंपॉर्टेंट आपदाएं हैं जिनको लेकर सवाल बन सकते हैं उनको साथ साथ में नोट करते हुए चलें। एक आपका आता है बेरीनाग भूस्खलन। ये कब होता है? पिथौरागढ़ के बेरीनाग में भूस्खलन हुआ था 1996 के अंदर। ठीक है, एक आता है ऊखीमठ भूस्खलन। ऊखीमठ भूस्खलन भी उसी वर्ष हुआ था जब मालपा भूस्खलन हुआ था 1998 में। बेसिकली पहले 11 अगस्त को ऊखीमठ भूस्खलन होता है और उसके बाद 18 अगस्त 17 अगस्त की तारीख में मालपा भूस्खलन आपको 1998 में देखने को मिलता है। ठीक है, बागेश्वर के कपकोट में भी भूस्खलन होता है। कपकोट में ये भूस्खलन कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था। ठीक है, बेलाकुची गाड़ जो आपदा आई थी जिसको लेकर पेपर में सवाल आया था 1969 में यह घटना होती है। नीलकंठ भूस्खलन मिलान करने के लिए आया था कि नीलकंठ भूस्खलन कब हुआ? तो ये आपके 1990 में हुआ था। ठीक है, उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भी भूस्खलन होता है और ये आपके 1980 में हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपदाएं जो पेपर में पूछ ली जाती हैं।
अगला, निम्न में आपदाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, सितंबर 1951 में नयार नदी में भूस्खलन के कारण सतपुली में भारी तबाही हुई थी। पहला बिल्कुल आपका सही यहाँ पे होगा। 1951 में जो सतपुली के निकट आपकी नयार नदी बहती है, इसमें बाढ़ आती है, जिससे सतपुली में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तबाही होती है। 1998 के मालपा में हुए भूस्खलन में प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी का निधन हुआ था, ये भी सही है। 1 सितंबर 1803 को गढ़वाल में आए भूकंप गोरखाओं को गढ़वाल जीतने में सहायक हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। गोरखाओं ने गढ़वाल को जीतने का प्रयास कुमाऊं जीतने के अगले ही वर्ष 1791 में भी किया था, लेकिन वो गढ़वाल को नहीं जीत पाए। 1803 में गढ़वाल में भीषण भूकंप यहाँ पे आता है, जिसका फायदा गोरखे उठाते हैं और 1804 में अंततः वो गढ़वाल को जीत जाते हैं। 2002 में बूढ़ा केदार क्षेत्र में भूस्खलन हुआ था। क्या 2002 में जो बूढ़ा केदार क्षेत्र है यहाँ पर हुआ? यहाँ पर भूस्खलन 2001 में हुआ था, तो ये वाला आपका गलत है, गलत ही आपको बताना था, ठीक है। इसके अलावा आपदाओं को लेकर और क्या सवाल बनता है? एक और आपने भूस्खलन को याद करना है, कालियासौड़ भूस्खलन। ये कब हुआ था? ये आपका 1963 में हुआ था, ठीक है। आपदा प्रबंधन को लेकर के हमने जो मॉडल अपनाया है वो किस देश से अपनाया है? आपदा प्रबंधन का मॉडल ये हमने ऑस्ट्रेलिया से अपनाया है, इसे भी याद रखना है, ठीक है। 2005 में केंद्रीय स्तर पे एनडीआरएफ का गठन किया जाता है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स का गठन। इसी की तर्ज पे 2013 में उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन किया जाता है, इसे भी याद रखना है, ठीक है। अगला, स्वतंत्रता के बाद कुमाऊं जंगल जांच समिति का गठन कब किया गया था? देखिए, स्वतंत्रता के बाद कुमाऊं जंगल जांच समिति ये बनाई जाती है किस वर्ष में? 1959 में इसे बनाया गया था। इंपॉर्टेंट घटना है, वनों को लेकर उत्तराखंड में लगातार आंदोलन होते रहे हैं, चाहे वो आज़ादी के पहले हो या आज़ादी के बाद। तो कुमाऊं जंगल जांच समिति को लेकर सवाल बन सकता है, 1959 में ये बनी थी। टिहरी में नदी बचाओ आंदोलन कब शुरू किया गया? टिहरी के अंदर नदी बचाओ आंदोलन जो था, इसे 1991 में सुरेश भाई के नेतृत्व में शुरू किया गया था। नदी बचाओ आंदोलन उत्तराखंड में खासकर टिहरी के अंदर इसे शुरू किया गया था, किसके नेतृत्व में? सुरेश भाई के नेतृत्व में। इसी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा सन 2008 को नदी बचाओ वर्ष के रूप में भी मनाया गया, इसे भी ध्यान रखना, ठीक है। वर्ष 2013 में कोका कोला प्लांट के विरोध में छरबा आंदोलन किस जनपद में हुआ था? 2013 में कोका कोला प्लांट को लेकर के राज्य में छरबा आंदोलन होता है, बेसिकली छरबा गांव में हुआ था। यह गांव आपके देहरादून में पड़ता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। बेसिकली 2013 में राज्य सरकार ने कोका कोला जो कंपनी थी उसके साथ समझौता किया और ग्राम पंचायत की लगभग 350 बीघा से ज्यादा भूमि कोका कोला कंपनी को दे दी, जिसका ग्रामीण लोगों ने विरोध किया। गांव के उस समय जो प्रधान थे उनका नाम था रोमीराम जायसवाल, उनके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ और आखिर में सरकार को इसे इनकार करना पड़ा। यही था छरबा आंदोलन, जो उस समय जो इस गांव के प्रधान थे रोमीराम जायसवाल, उनके नेतृत्व में हुआ था कोका कोला के विरोध में, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपने याद करना है। उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? अब हम लास्ट वीडियो में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देख रहे थे, अब वापस वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वन आंदोलन या इंपॉर्टेंट जो आपदाएं हैं उनका भी आपका बीच में कुछ हिस्सा था जो रह गया था, उनको हमने कवर किया और अब वापस उत्तराखंड की सीमाओं को लेकर के चलते हैं। उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करता है? यह है हमारा पौड़ी जिला। सिंपल सा सवाल है, कई बार आपने पढ़ा है, पेपर में भी कई बार आया है। जो हमारा पौड़ी जिला है यह उत्तराखंड के 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। 7 जिलों के साथ ये लगता है। अगर आपसे पूछे कौन कौन से जिले पौड़ी के साथ लगते हैं, तो गढ़वाल के अंदर, गढ़वाल मंडल में आप जानते हैं टोटल 7 जनपद हैं, उनमें से एक जनपद तो पौड़ी खुद हो गया, बचे 6 जनपद। इन 6 में से एक जनपद को हटा दीजिए जिसका नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी को हटाने के बाद बचेंगे 5 जनपद और इनमें जोड़ दीजिए 2 जनपद कहाँ के? कुमाऊं मंडल के। एक आपका होगा अल्मोड़ा और एक होगा नैनीताल। ये 7 जिले हैं जो लगते हैं किसके साथ? पौड़ी के साथ। यानी गढ़वाल से उत्तरकाशी को छोड़कर सभी जिले पौड़ी से लगते हैं और कुमाऊं से अल्मोड़ा और नैनीताल
2 जिले इसके साथ लगते हैं। ठीक है, इसके बाद किन जनपदों का स्थान आता है? इसके बाद चमोली और अल्मोड़ा है जो 6-6 जिलों के साथ लगते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक और सबसे कम सीमा साझा करने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है? यूपी के साथ भी हमारे जिले लगते हैं। यूपी के साथ हमारे कितने जिले लगते हैं? यूपी के साथ हमारे 5 जिले लगते हैं। 5 जिलों में एक है हमारा पौड़ी गढ़वाल, इसके अलावा हमारा देहरादून लगता है, इसके अलावा हरिद्वार लगता है, नैनीताल लगता है और उधम सिंह नगर लगता है। 5 जिले हमारे यूपी से लगते हैं। आपसे पूछा है सबसे लंबी सीमा यूपी के साथ कौन बनाता है? सबसे लंबी सीमा उधम सिंह नगर और सबसे छोटी सीमा नैनीताल बनाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, हमारे 5 जिले यूपी के साथ लगते हैं और यूपी के कितने जिले हमारे साथ लगते हैं? यूपी के 7 जिले हमारे साथ लगते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला पूर्ण रूप से आंतरिक सीमा वाला जिला नहीं है? आंतरिक जिलों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। आंतरिक जिले ऐसे होते हैं जो ना तो किसी दूसरे राज्य के साथ टच करते हैं और ना ही किसी दूसरे देश के साथ। ठीक है, हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिलों को देखा, यूपी के साथ वालों को देखा, आगे हम हिमाचल के साथ वाले जिलों को देखेंगे जिनमें 2 ही आते हैं, उत्तरकाशी और देहरादून। अब आपके पास आंतरिक जिलों को लेकर के सवाल है, पेपर में ये क्वेश्चन बना हुआ है। उत्तराखंड में आंतरिक जिलों की जो संख्या है वो 4 है। 4 में से 2 जिले जो हैं वो गढ़वाल के हैं और 2 जिले जो हैं वो कुमाऊं के हैं। गढ़वाल के जो 2 आंतरिक जिले हैं उसमें एक रुद्रप्रयाग है और एक हमारा टिहरी गढ़वाल है। जबकि कुमाऊं के आंतरिक जिलों की बात करते हैं तो इसमें एक अल्मोड़ा आता है और एक बागेश्वर आता है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा 4 आंतरिक जिले हैं, तो चंपावत इसमें शामिल नहीं है, बागेश्वर शामिल है, अल्मोड़ा शामिल है, टिहरी शामिल है। यही आपका उत्तर है चंपावत। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के कितने ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करते? यानी आपसे आंतरिक जिले के बारे में पूछा है, तो आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगर यही क्वेश्चन होता कि गढ़वाल में आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है? 2 है। कुमाऊं में आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है? 2 है। गढ़वाल के कौन कौन से हैं? तो गढ़वाल में आपका रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल है। कुमाऊं में आपके कौन कौन से हैं? तो अल्मोड़ा और बागेश्वर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बरेली और पीलीभीत जिले उत्तराखंड राज्य के किस एकमात्र जिले के साथ सीमा साझा करते हैं? अब ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पेपर में बना था कि यूपी के जनपदों के नाम दे दिए गए और कहा ये किन जनपदों से लगते हैं। यूपी के हमारे साथ 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से जिले हैं? यूपी का एक जिला है सहारनपुर, ये हमारे साथ लगता है। यूपी का एक जिला है मुजफ्फरनगर, ये हमारे साथ लगता है। एक जिला है बिजनौर, ये हमारे साथ लगता है। इसके अलावा पीलीभीत है, इसके अलावा मुरादाबाद है, इसके अलावा रामपुर है, ये भी हमारे साथ लगता है, और बरेली। ये 7 जिले हमारे साथ लगते हैं। इनमें ये जो नीचे के 4 हैं, पीलीभीत हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया और बरेली हो गया, ये चारों के चारों लगते हैं केवल एक जनपद के साथ जिसका नाम है उधम सिंह नगर। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। यही तो पूछा है, बरेली और पीलीभीत किसके साथ लगते हैं? उधम सिंह नगर। सहारनपुर की बात करते हैं। सहारनपुर हमारे 2 जिलों के साथ लगता है, एक यहां हरिद्वार के साथ और एक देहरादून के साथ लगता है। मुजफ्फरनगर की बात करें, यह केवल हरिद्वार के साथ लगता है। और यूपी का वह जिला जो हमारे सबसे ज्यादा जिलों को टच करता है वो बिजनौर है। यह हमारे 4 जिलों से लगा हुआ है। यह हरिद्वार से लगा है, पौड़ी से लगा है, इसके अलावा नैनीताल से लगा है, उधम सिंह नगर से लगा है। ठीक है, तो बिजनौर 4 जनपदों से लगा है। बाकी के ये जो 4 हैं जो हमने लिखे, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, ये एक ही जनपद से लगते हैं, उधम सिंह नगर। ठीक है, उत्तरांचल के सर्वाधिक 4, इसको यहां पे थोड़ा सा करेक्ट करना, उत्तराखंड के 4 जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? ये वाला सवाल है। अभी मैंने आपको पूरा यहां पे वर्गीकरण करके दिया कि कौन किसके साथ लगता है। हमारे 4 जनपदों से लगने वाला यूपी का एक ही जिला है जिसका नाम है बिजनौर। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत और साथ में बरेली, ये अकेले लगते हैं उधम सिंह नगर के साथ। ठीक है, बचा सहारनपुर और आपका मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर अकेले हरिद्वार से लगता है, सहारनपुर हरिद्वार और देहरादून दोनों से लगता है। ठीक है,
निम्न में से कौन सा युग्म सही है? एक तरफ उत्तराखंड का जिला, दूसरी तरफ यूपी का जिला, क्या ये दोनों आपस में टच करते हैं या नहीं? जो देहरादून है, क्या ये मुरादाबाद से लगता है? गलत है। ये केवल किससे लगता है? उधम सिंह नगर से, तो पहला गलत है। नैनीताल मुजफ्फरनगर से लगता है, क्या ये सही है? नैनीताल मुजफ्फरनगर से हमारा नहीं लगता, ये भी गलत हो गया। पौड़ी गढ़वाल बिजनौर से लगता है, बिल्कुल सही है। हरिद्वार सहारनपुर से लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 सही है, बाकी आपके गलत हैं। ठीक है। कुमाऊं मंडल के 4 जिले गढ़वाल मंडल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जबकि गढ़वाल मंडल के 2 कौन से जिले हैं जो कुमाऊं मंडल के साथ सीमा साझा करते हैं? देखिए, यहां पे आपको पूछा गया है कि इधर आपका कुमाऊं हो गया, इधर आपका गढ़वाल। आपके कुमाऊं के 4 जनपद हैं जो गढ़वाल के साथ लगते हैं। उन जनपदों के नाम पूछे जाते हैं, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़। ये 4 जनपद हैं जो गढ़वाल के साथ लगते हैं, लेकिन गढ़वाल के केवल 2 ही जिले हैं जो आपके किसके साथ लगते हैं? कुमाऊं से। एक लगता है चमोली और एक पौड़ी गढ़वाल। तो कुमाऊं के कितने लगते हैं गढ़वाल से? 4 लगते हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल। और गढ़वाल के कितने लगते हैं? गढ़वाल के 2 लगते हैं, एक आपका चमोली और एक पौड़ी गढ़वाल। ए और सी आपका सही आंसर होगा जो यहां पर है। ठीक है। उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो यूपी और हिमाचल दोनों के साथ लगता है? यूपी के साथ लगते हैं 5 जिले। इन 5 जिलों में हमने देखा कि हरिद्वार है, पौड़ी गढ़वाल है, देहरादून है, इसके अलावा नैनीताल है और उधम सिंह नगर है। हिमाचल की बात करें तो इसके साथ लगते हैं 2 जिले, एक हमारा उत्तरकाशी और एक देहरादून। तो कौन सा जिला है जो दोनों के साथ लग रहा है? देहरादून दोनों के साथ लग रहा है, यही आपका उत्तर है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किस में कुल क्षेत्रफल में 1% सबसे ज्यादा है? अब हम वन क्षेत्र को लेकर के, वन रिपोर्ट के लेकर के जो आपके एमसीक्यूज हैं, जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है, उसके सवालों को भी अगले आने वाले वीडियोस में जानेंगे। यहाँ पे सवाल नदी बेसिन को लेकर के है। कौन से नदी बेसिन में सर्वाधिक 1% है? कई बार ये सवाल पूछा गया है। टोंस नदी बेसिन में है 76% से ज्यादा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। टोंस के बाद नंबर 2 पे कोसी नदी आती है लगभग 70% के करीब। फिर आती है यमुना नदी लगभग 56% के करीब। ठीक है। उत्तराखंड राज्य के नदी बेसिन के कुल क्षेत्रफल को यहां पर आपने मिलान करना है। भागीरथी नदी बेसिन में कितने प्रतिशत में वन आपको देखने को मिलेंगे? लगभग 35% के करीब। तो पहले का हो जाएगा 3। अलकनंदा बेसिन में यह नंबर कितना है? लगभग 32% के करीब, यानी दूसरे का हो जाएगा 1। यमुना बेसिन हमने देखा लगभग 56% के करीब, यानी कि 2। और रामगंगा बेसिन में लगभग 41.5 यानी कि 4। 3, 1, 2, 4 आपका सही आंसर होगा। 3, 1, 2, 4 ये रहा। ठीक है। राज्य में वन पंचायतों का गठन कब हुआ था? उत्तराखंड में वन पंचायतों का जो गठन होता है ये 1931 में हुआ था। ये सवाल भी पेपर में बना हुआ है। उत्तराखंड में जो वन पंचायत नियमावली है वो कब बनी? वन पंचायत नियमावली का निर्माण उत्तराखंड में 2005 में हुआ था। राज्य वन निगम ये कब बना? ये बना था सन 2000 के अंदर। इसको भी याद रखना है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो वर्ष हैं पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन सवालों को पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया। अगली क्लास में जो आपकी लेटेस्ट वन रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसके नंबर्स को, उसके आंकड़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में। उस रिपोर्ट से जो जो सवाल बन सकते हैं उनको रिवाइज करेंगे और ऐसे ही हम और आगे इस पुस्तक में अभी जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।